मेरी खुद की वाइफ भी वोट ग्रहण कर रहेगी तो उसका धोखा बहुत आया था, मानना मोदी का वोट क्यों नहीं गिरा। आज वो भी खुश हो जाए हमने कहा जब वो खुद ने सोचा देख मैं कितनी भाग्यशाली मैंने मोदी का वोट नहीं गिरा, अपना अपना खुशकिस्मत समझा हुआ। और हमारे भर के भाई के कमा इसका वोट भी गिरा, घनश्याम सर्राफ है, पूछ के देख लिए भाई अपना, और पूछना चाहिए भी। तो ये थोड़ी ना भाई किसी की लेट बहन बेटी ने उल्टा बोला उसमें थोड़ा एक दो बार हम भी बोल रहे हैं, किसी ने फिर इतनी तमीजी तो नहीं बोले कि भाई प्रसाद की नोक पे है थोड़ा अच्छा कौन लगे भाई। वो भी किसान की बेटी है, हमारे साथ है, किसानों का समर्थन करती है, कभी उल्टी सीधी नहीं बोले किसानों को। तो ये भी उनको शब्द अपने वापस लेने चाहिए, नहीं बोलना चाहिए लड़की को ऐसा। देखो भाई किसानों की सेवा वो पंजाब वाला वो जो के ना हो गोल्डन अड्डा बड़ा कर रहा है। अब जो साध्वी देवा ठाकुर है वो भी किसानों के पक्ष में है, उसने भी सेवा की है और दोनों ने मदद की है। जो ये बात गोल्डन अड्डा पवन जो ये कहा है भाई मैं तेरे जैसे को पेशाब की नोक पर रखता हूँ, ये अच्छी बात को ना भाई एक लेडीज़ को सभी के सामने सोशल मीडिया के सामने वोट बात कहना। युवा साथियों को साथ में लेके टीम बना के पूरे हरियाणा पंजाब यूपी सारी टीम बना के यूपी के और पंजाब के हर जगह हम घूमेंगे और बिल्कुल बीजेपी की बायकॉट करेंगे। अगर जो बीजेपी का और आएगा कोई भी रहता हो, हमें पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं, कोई भी रहता होगा जो बीजेपी का रहा हो उसको वोटिंग निकलेगा, फूलों की वर्षा होती जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आरएसएस के जो बंदे हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि मतलब आंदोलन कमज़ोर हो गया, वहाँ संख्या कमज़ोर होगी। आज हम कितलाना टोल पे थे, वहाँ आप भी थे, वहाँ आपने देखा होगा कि कितने हज़ारों की संख्या में किसान। दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त विनोद शर्मा और आज बड़ी चर्चा हमारे साथ मौजूद हैं किसान आंदोलन के दो बड़े चेहरे भिवानी। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं और आज चर्चा करेंगे, युवा भी हैं उसके साथ साथ किसानों के बारे में खुल के बोलते हैं। हर आंदोलन हर धरने पर, चाहे दिल्ली की बात करें हरियाणा की बात करें, हर जगह मौजूद रहते हैं, नज़र आते हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़ा बखेड़ा भी खड़ा करना हो या फिर शांति के साथ मामला निपटारा करना हो, दोनों जानते हैं। आने वाले वक्त में किस प्रकार से किसान आंदोलन आगे चलेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो सुंदर पहलवान बड़ा चेहरा है, सुंदर जी स्वागत है आपका। राम राम भाई, सारे भाई राम। अजीत भाई राम राम जी, आपके दर्शकान राम राम। सबसे पहले तो आप भी जुड़े हैं हमारे साथ पूरी चर्चा में, एक बार अपने आप परिचय दे दें सर। मेरा नाम पवन कुमार, गांव धनाना, और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था। उसके बाद एमपी इलेक्शन तक मैं नांगल चौधरी और नारनौल का विस्तारक था और विधानसभा इलेक्शन में मैं नारनौंद में विस्तारक के रूप में काम किया। छोटी कब पार्टी? ये 3 काले कानून आए और उनको हमने अच्छे ढंग से पढ़ा समझा। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो कानून बनाए हैं ये किसान के लिए फांसी का फंदा है। मैं एक किसान पहले हूँ और राजनीतिक बाद में। हम उस राजनीति से कुछ भी अपना वास्ता रखना अच्छा नहीं मानता मैं, जो किसान मजदूर मजलूम और मजबूर को तंग करे, क्योंकि ये तीनों जो कानून हैं इनके बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले कौन मरेगा? हैंड टू माउथ वाला, जो अपने हर रोज़ की मजदूरी करता है और शाम को खाता है। उसके बाद में ये 3 काले कानून किसको त्रस्त करेंगे? छोटा दुकानदार। और उसके बाद में मरेगा किसान। क्यों? क्योंकि किसान अपने जोत से अपने घर का पेट पालने के लिए अनाज रख सकता है। और ये कानून के बारे में अगर आपको टाइम हो तो मैं बहुत लंबे से बता सकता हूँ। थोड़ा सा आप शॉर्ट में बताएं, क्योंकि हर कोई 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, समझता है इस चीज़ को कि कानून क्या कितना काला है और कितना गोरा है। तो आपकी मुख्य वजह जो आपने पार्टी छोड़ी है उसकी बड़ी वजह यही है कि आप किसानों को समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं किसान पहले हूँ, मैं किसान का पुत्र हूँ। और ये देख सकते हो ये हड़ की मूठ के आटन हैं, ये कोई वैसे नहीं है। हड़ भी जोतता है बैलों के साथ, ट्रैक्टर से भी खेती की है, 32-35 किलो की खेती की है। लेकिन मेरे पास तो घर के 11-11.5 किलो का मैं ज़मींदार हूँ और खेती और किसानी को बड़ी नज़दीकी से मैं देखता हूँ। और मेरा जो ये राजनीतिक पीरियड था इसकी जो समझ है मैंने शुरू से अब तक देखा है, भारत के आज़ाद होने के बाद या तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसान और मजदूर के बारे में सोचा था,
लेकिन वो हमारी बदकिस्मती कि वो हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद किसान मजदूर की किसी ने आवाज़ उठाई तो चौधरी चरण सिंह ने उठाई। ये काले अंग्रेज़ जो बैठे हैं, इन्होंने चौधरी चरण सिंह की सरकार को भी गिरा दिया। उसके बाद में किसान और मजदूर के हक़ में किसी ने काम किया, चौधरी देवलाल सरीखे लोगों ने किया। लेकिन उनके साथ भी जो हुआ, आयाराम गयाराम की राजनीति हरियाणा से लेके और भारत सरकार तक हावी रही। उनकी सरकारें भी लंबी नहीं चलने दी। उसके बाद में देवगौड़ा जी आए, उन्होंने किसान और मजदूर के हक़ में बहुत बढ़िया फैसले लिए थे, उनकी सरकार भी बीच में तोड़ दी गई। आज के परिवेश में दोबारा से चौधरी छोटूराम चरण सिंह और चौधरी देवीलाल सरीखे लोगों की ज़रूरत है। अगर उनकी सोच के ऊपर चलने वाले कोई व्यक्ति इस राजनीति में आता है तो आगे गरीब किसान मजदूर का भला हो सकता है। लेकिन हम गरीब किसान मजदूर जो हैं, हमारे को एक बीमारी है, हम भूलते बहुत जल्दी हैं। पीछे क्या हुआ, एक सरकार, कोई भी सरकार उठा लो, किसानों के ऊपर हर सरकार में कोई ना कोई कांड हुआ है, किसानों ने शहादतें दी हैं, लेकिन पूरी तरह से किसान का उत्थान कभी नहीं हुआ। मेरा मानना है, एक बार किसी पत्रकार ने चौधरी छोटूराम जी से कहा था कि हम गुलामी के जंजीरों में जड़े हुए हैं और आप अंग्रेज़ों के साथ मिलके पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चौधरी छोटूराम ने कहा था कि जब तक मेरे हाथ में सत्ता की ताकत नहीं होगी, मैं किसान और मजदूर का भला नहीं कर सकता। तो मेरा विचार ये है कि हम जो भारतवर्ष है, इसमें लगभग 85% जो आबादी है वो खेती किसानी से जुड़ी है। वो चाहे किसी क्षेत्र से जुड़ी हो, पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ी हो, खेत में जाके मजदूरी करने से जुड़ी हो, या खेत का ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला हो, या सीधी खेत के ऊपर काश्त करने वाला हो। ये 85% जो तबका है, इसको जो 15% तबका है, इसने दबाया है, कुचला है, इसका शोषण किया है। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा उत्थान करने वाला कोई नहीं है। काले अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए थे, लेकिन ये काले अंग्रेज़ों ने जितना गोरे अंग्रेज़ों ने 200 साल में खाया, इन काले अंग्रेज़ों ने इन 70 साल में उससे कहीं ज़्यादा ये खा चुके हैं। पवन कुमार जी, मैं बात आपसे करूंगा कि आपने बताया कि ये काले अंग्रेज़ नज़र आती है आपको बीजेपी, और बीजेपी के जितने भी राजनेता हैं वो काले अंग्रेज़ नज़र आते हैं। तो आपने लगभग 6-7 महीने पहले पार्टी छोड़ी, उससे पहले आपके पास छोटे मोटे जो पार्टी के पद थे, जिम्मेवारियाँ जितनी भी पार्टी ने आपकी लगाई है, उसके साथ जुड़ के आपने कंधे के साथ कंधा जोड़ के काम किया है पार्टी के साथ। तब क्या 6 साल तक जो पार्टी का राज रहा है, तब पार्टी किसानों के हित में काम कर रही थी, तब आपको पसंद था? देखिए, पार्टी का एक एजेंडा था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और C2 फार्मूला के ऊपर हमें MSP को लागू करेंगे। उसी आस में सब कुछ है। ये ज़िंदगी एक आस है। हमें आस थी कि बढ़िया है भाई, पहले वाली जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया किसान के हित में, और इन्होंने अपना एजेंडा दिया है। हमने इनको ऊपर विश्वास किया था कि ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसान और मजदूर का भला होगा। उसके लिए हम इनके साथ थे और कंधे से कंधा मिला के, खून की जगह पसीने की जगह खून बहा के, दिन रात एक करके पूरे क्षेत्र में जो भी जिम्मेवारी दी थी बड़ी बेखूबी से मैंने निभाई थी। और कोई भी बीजेपी का लीडर ये नहीं कह सकता कि पवन घनघस ने कभी पार्टी के विरोध में कोई काम किया हो, या जो जिम्मेवारी दी गई उस जिम्मेवारी पे खरे नहीं उतरे हों। मैंने सब काम निष्ठा से और ईमानदारी से किया। लेकिन जब ये 3 काले कानून बने, ये अंधेरे की गर्त में बने, कोविड के आड़ में बने, न तो इसका जनता का पता था और न इसके लिए विशेष सदन बुलाया गया। ये गुपचुप तरीके से कॉरपोरेट की दबाव में आके इन्होंने ये कानून बनाए, और इनको पढ़ने के बाद में मेरे मन ने ये कहा कि नहीं, ये किसान और मजदूर के लिए आत्महत्या के लिए एक फांसी का फंदा है, इसलिए मैंने बीजेपी को त्यागपत्र दिया। मैं अजीत ननाना से बात करूंगा। आप शुरुआत से शहीद भगत सिंह एक संगठन चला रहे हैं और हमेशा से आप युवाओं को जोड़ के चलते हैं। शहीद भगत सिंह वाले ही जोश भी नज़र आता है, बातें भी नज़र आती हैं। तो मैं बात करूंगा, 6 महीने पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था, अब 7वें महीने में प्रवेश कर चुका है, 8वें महीने में प्रवेश कर चुका है। तो बात करूंगा 6 महीने तक के राशन की बात, जब हम टिकरी बॉर्डर पर किसानों से बात किया करते तो कहते थे कि 6 महीने की तैयारियों के साथ आए हैं।
अब 6 महीने क्रॉस हो चुके हैं, तो फिर तैयारियां अगली कितने दिन की गई है? और जो आंदोलन रुका हुआ है किस बेस पर रुका हुआ है? लगातार आगे ना तो बात हो रही है सरकार की तरफ से, ना आपके जितने भी संगठन के 40 सदस्य हैं वो भी बात करने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। देखिए, पहले 26 नवंबर को चले थे हम दिल्ली की तरफ, जो बॉर्डरों को तोड़ते, बैरिकेड तोड़ते हुए। उस समय हमारा जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला था कि 6 महीने का राशन पानी लेके अपना ओढ़ने का पहनने का जो सामान है सारा साथ लेके चलना है। तो 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, 7 महीने पूरे हो गए, 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं आंदोलन, और बिल्कुल शांतिप्रिय आंदोलन चला। हमें उम्मीद थी कि 6 महीने के अंदर सरकार कुछ न कुछ हमारी मांगे जो है 3 कानूनों को रद्द कराने की, वो सरकार मान लेगी कहीं ना कहीं, कि 6 महीने बहुत लंबा समय मान के चले थे हम। तो अब जो सरकार की मानसिकता है वो हमें कहीं मतलब इन काले कानूनों को रद्द करने की नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए हमें अगले जो 6 महीने की तैयारी करके अब दोबारा से इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए हम अपने संगठन को, अपने साथियों को साथ लेके चलने का काम करेंगे। और अब हम आज कितलाना टोल पे पंचायत थी, अब जल्द ही 2-4 दिन के अंदर हम कितलाना टोल भिवानी जो दादरी के बीच में है उसके ऊपर दोबारा से मीटिंग करेंगे। दादरी और भिवानी की संयुक्त मीटिंग होगी, जिसमें एजेंडा यही होगा कि टिकरी बॉर्डर पर जो कम से कम 400-500 गाड़ियों का काफिला हम लेके पहुँचें, और उसमें साथ के साथ 6 महीने का, अगले 6 महीने का राशन पानी साथ लेके पहुँचें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में आंदोलन से आदमियों को जोड़ें। और जो यात्रा चलेगी हर जगह से, हम ये चाहते हैं कि हर 10 दिन में एक ज़िले से इस तरह का काफिला जाएगा। आगे इस तरह की प्रक्रिया हम पूरे हरियाणा में लेके चलेंगे, और जहाँ से भी काफिला निकलेगा फूलों की वर्षा होती जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आरएसएस के जो बंदे हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि मतलब आंदोलन कमज़ोर हो गया, वहाँ संख्या कमज़ोर होगी। आज हम कितलाना टोल पे थे, वहाँ आप भी थे, वहाँ आपने देखा होगा कि कितने हज़ारों की संख्या में किसान थे और कितनी धूप में, गर्मी में वहाँ मौजूद थे। तो किसान आंदोलन बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल मजबूती के साथ किसान डटा हुआ है, और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक घर वापसी भी नहीं होगी। मैं चर्चा करूँगा। कभी नरम दिखाई देते हैं, कभी गर्म दिखाई देते हैं। आज सुंदर पहलवान हमारे साथ बैठे हैं। सुंदर जी, गोल्डन हट ढाबा बड़ी चर्चा में है आज के दिन, और उसके साथ साथ रोज़ाना का भी वो अपनी तरफ से कमेंट्स पास करते हैं, कुछ वीडियो वायरल उनके कमेंट्स, और मीडिया में भी बातें आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, किसानों की सेवा वो पंजाब वाला वो जो के ना हो गोल्डन अड्डा बड़ा कर रहा है। अब जो साध्वी देवा ठाकुर है वो भी किसानों के पक्ष में है, उसने भी सेवा की है और दोनों ने मदद की है। जो ये बात गोल्डन अड्डा भवन जो ये कहा है भाई मैं तेरे जैसे को पेशाब की नोक पर रखता हूँ, ये अच्छी बात को ना भाई। एक लेडीज़ को सभी के सामने, सोशल मीडिया के सामने वो बात कहना अच्छी नहीं लगी भाई। उनको देखना चाहिए, वो उनसे उम्र में बड़े पाएंगे, एक लेडीज़ को थोड़ी इज्जत मान सम्मान देना चाहिए। ये बात मेरे को पसंद नहीं आई। ठीक है, दोनों किसानों के हैं, दोनों का हम इज्जत करते, मान सम्मान करते। फिर ये बात मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एक लेडीज़ को ये बोलना कि मैं तेरे को पेशाब की नोक पर रखता हूँ। नहीं भाई, ये मेरी बिल्कुल भी नज़र बिल्कुल गलत लगा मेरे को। ये अच्छी बात नहीं दूँगी। और ठीक है, उनका पर्सनल मैटर जो कुछ कर रहे हैं वो। और लेकिन क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब से उनके ढाबे के बाहर बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई है, या वो कह रहे हैं जिस प्रकार से कि सरकार जानबूझ के उनके ढाबे को दबाना चाह रही है, क्योंकि वो लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट से किसानों को जितना समर्थन दे रहे, जो भी लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिला रहे थे, तो किसानों के समर्थन के बाद उनके अंदर जोश आ गया और वो अपनी किसानों ने तो सबका भला करा है। नू थोड़ी ना भाई एक ढाबे के कारण ये किसान आंदोलन डटा हुआ है। गाँव से भी तो गए हैं, हर गाँव से मदद पहुँची है। फिर ठीक है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है, जो किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है, तो सभी किसान भाई उसकी मदद करने के लिए पूछते हैं, और पूछना चाहिए भी। तो ये थोड़ी ना भाई किसी की बहन बेटी ने उल्टा बोला, उसमें थोड़ा एक दो बार हम भी बोल रहे हैं किसी ने, फिर इतनी तमीज़ी तो नहीं बोले कि भाई पेशाब की नोक पे थोड़ा अच्छा कौन लगे भाई। वो भी किसान की बेटी है, हमारे साथ है, किसानों का समर्थन करती है, कभी उल्टी सीधी नहीं बोली किसानों को। तो ये भी उनको शब्द अपने वापस लेने चाहिए, नहीं बोलना चाहिए लड़की को ऐसा, और जात को नहीं बोलना चाहिए। अजित से बात कर लेता हूँ। अजित, आप काफ़ी
संयमशील भाषा होती है आपकी, और राजनीति में भी पकड़ आपकी, पता है आपको राजनीति, कौन सही राजनीति कर रहा है, कौन गलत राजनीति। हम आंदोलन पे बात करेंगे। आंदोलन लगातार 7 महीने को हो चुका है। क्या इसके कारण जो पीछे रहा है वो राजनीति रही है? क्योंकि जब आपस में मर्डर के केस भी हरियाणा पंजाब की बात करें हो जाते हैं तो वो भी सुलझ जाते हैं भाईचारे की बदौलत, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, राजनीति इसमें बड़ी हावी हो चुकी है कि 7 महीने करे सो चुके हैं, आज भी गरीब किसान रोड पे ही बैठा हुआ है। देखिए, जो राजनीति करने वाले तो लोग राजनीति करते ही हैं। चाहे पहले कांग्रेस थी तो बीजेपी वाले लोग जो हैं, ये अनिल विज है, सुभाष बराड़ा, हमारे अंदर कपड़े पहन निकाल के वहाँ उचाना आंदोलन कर रहे थे उस 2013 में, उसके अंदर हमारे बीच में आए थे। ओम प्रकाश धनखड़ हमारे बीच में आए थे। आज हमने सोचा कि वो हमारे बीच में आके ये बोल रहे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, किसानों का कर्जा मुक्त करेंगे। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बयान था कि किसानों का पहली कलम से मैं कर्जा माफ़ी करूँगा। कहीं ना कहीं इससे झूठा प्रधानमंत्री तो हमने देखा नहीं। झूठ पे राजनीति करके गया, किसानों के वोट हड़प के ले गया। और कुछ आज कांग्रेस के लोग हमारे बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हर पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी का विरोध करते हैं। हम आज यहाँ अगर सम्मान करते हैं तो किसान और मजदूर और आम जनता का सम्मान करते हैं, और इन्हीं के ही आधार पर ये आंदोलन जीवित है। और इसमें सरकार ने काफ़ी प्रयास कर लिया, हर तरह के षड्यंत्र इसमें रच चुके। सरकार ने इसको कभी खालिस्तानी आतंकवादी, हर तरह के इसमें प्रोपगंडे लगाए, इसमें कहीं बलात्कार का केस लगाने की कोशिश की। मतलब इस आंदोलन को तोड़ने के लिए उन्होंने हर तरह से प्रयास किए। कहीं वहाँ लाइट काटी गई, पानी बंद कर दिया गया, पानी के टैंकर हटा दिए, जो टॉयलेट लगा रखी थी वो हटा ली, तो भी ये आंदोलन खड़ा है और बिल्कुल जीवित है। और मजबूती से इस आंदोलन को जीत के वापस आएंगे, और आप देख लेना। सुंदर पहलवान, आपसे बात करूंगा। आज आपने जो किलाना टोल पर मीटिंग थी, कई खाप पहुंची वहां पर, तो उस पर क्या परिचर्चा रही? उसके साथ साथ आपने अकेले में योगेंद्र यादव जो थे 40 सदस्यीय टीम के सदस्य हैं, वो भी किसानों के साथ हमेशा किसानों की बात करते हैं, आपने उनके साथ परिचर्चा की। लगातार 5 से 10 मिनट के बीच आप उनके साथ खड़े रहे। क्या फैसला निकल के आया और आपकी तरफ से क्या बातें रखी गई कि आंदोलन को इस तरीके से चलाया जाए, या आंदोलन में राजनीति की बातें आपने किस प्रकार से? मैंने भाई साहब से 2 बात पूछी थी। पहले तो बात पूछी थी, वहाँ भाई साहब ये जो अपने यहाँ मीटिंग रखी गई है, इसमें कुछ निर्णय लोगे या नहीं लोगे, या वैसे ही मीटिंग है? तो उन्होंने भाई सुंदर देखेंगे कि कुछ होगा। दूसरी बात मैंने ये रखी थी, माँ भाई साहब, जब संयुक्त किसान मोर्चा है, ये जो निगम के चुनाव, सरपंची के चुनाव, मेमरी के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव जो होने लग रहे हैं, इनका बहिष्कार क्यों नहीं किया? अगर आप इनका बहिष्कार कराएंगे तो सरकार ने थोड़ा ऐसा अच्छा होगा कि भाई किसान सक्रिय हैं, ये चुनाव भी नहीं, मतलब गाँव में भाई बहिष्कार होना गया चुनाव का। तो अब तक भी तो बहिष्कार हो रहा था, अब भी तो नाट रहे थे आप। हाँ, अगर ये चुनाव होंगे तो भाई साहब वो बॉर्डर वाली पब्लिक है वो भी गांव में आ जाएगी, फिर बॉर्डर खाली हो जाएंगे, उससे नुकसान होगा। और फिर सरकार ने एक रास्ता मिल जाएगा, उन्होंने कहा रहा भाई पादर पा जाएगी, उन्हें पादर मिल जाएगी सीधी सीधी। और अपना काम क्या करना है, सरकार के जो गलत काम कर रहा है कि वो रोकने हैं। पब्लिक है भाई साहब, ये फिर गांव में आ जाएगी, फिर बॉर्डर पर जाना नहीं नवाई बात है। तो मतलब कि बड़ा डर है कि आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकता है या टूट सकता है, क्योंकि हरियाणा बड़ा हिस्सा बन चुका है आंदोलन का। और टोटल जब पंचायती इलेक्शन होते हैं तो आपस में गांव का बच्चा राजनीति में घुस जाता है, वो शामिल हो जाता है चुनाव। तो आपको डर है इस बात का? बिल्कुल है भाई साहब। गाँव की जब ये जो गाँव की राजनीति हुई तो इसमें तो भाई गरकुनबे तक राजनीति घुस जाए, तो मेरे ख्याल तक थोड़ा अगर ये संयुक्त किसान मोर्चा देख लेना चाहिए कि भाई इन्हें थोड़ा रोको, इनका रोकथाम उपाय है किसी तरह हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो बॉर्डर की जो पब्लिक है वो गांव में आ जाएगी भाई, फिर राजनीति और गांव की उड़तरियाँ के बारे में पता है। लेकिन आपने कहा कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। अगर इलेक्शन होने स्टार्ट हो गए और मानते हैं कि एक तरफ से सरपंच उतर गया, बीजेपी सरकार अपना उतारती, बीजेपी पार्टी उतारती है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के आगे अगर आपस में ग्रामीण स्तर पर अगर विरोध होने लगा तो इससे कहीं ना कहीं भाईचारा टूटने की बात नहीं आ जाएगी और आपस में इतनी दुश्मनी और दूसरी बातें निकल के आएंगी? ये तो बात कर रहा हूँ भाई साहब, आपने खुल के बता दी, मैं से बातें डर रहा हूँ। गाँव के जो सरपंची के इलेक्शन हैं वो थोड़े और नज़दीकी हो जाएँ, गरकुणपति की हो जाएँ भाई साहब,
परेशान ना हो जाए, तो आपस में तरार पड़ जाए, फिर वो नहीं हो जाएगी वो वोटर बाजार है तो हम ना जावा, वो जा रहे थे तो आपस में थोड़ा किसानों को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। हाँ, अगर इन इसमें पे थोड़ा- कोई ऐसा फैसला भी लेते हैं या पीछे कहा है कि ऐसे वो मुस्लिम मतलब जो समाज है कहने का उसमें देखो- फतवे जारी कर दिए जाते हैं, देखो- उस टाइप बीजेपी ने कई बार कहा है कि आप तो फतवे जारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर इस इलेक्शन में भी ऐसा हो गया तो भाईचारा टूटने की तो संभावना है। इसमें क्या मानते हैं? नहीं टूटना तो भाईचारा तो नहीं टूटना चाहिए, फिर थोड़ा मोटा हो जा रहा है इलेक्शन में। ये जो सरपंची के चुनाव होने इसमें तो अपने गाँव में चुनाव है, इसमें थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है भाई फलाना का उसमें टूट गया, दकड़े का उसमें टूट गया, परिवार थोड़ा में टूट जाए हैं, तो इसमें थोड़े गुट से बन जाए हैं। और हमने क्या काम करना है अपने एकता है। अब भी तो चल रही सरकार, अभी तो काम होने लग रहा है, अपने घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत को ना। तो उस टाइम पर थोड़ा कभी यो काम ना हो जाए भाई वो जो आ रहे फलाने हम ना जानते, थोड़ी अपने गांव में हो जाए थोड़ा माहौल है तो उस पर थोड़ा, इसलिए मैं बोल रहा था। और हाँ, तो मैं यूपी और पंजाब के चुनाव आने वाले हैं और हमेशा चाहे किसी भी बड़े किसान आंदोलन के जो नेता की बात करें, राकेश टिकैत भी हमेशा बोलते हैं और हर धरने पर हर जगह कोई भी स्पीच देता है तो बोलता है कि बंगाल में तो हमने कर दिखाया, अब यूपी और पंजाब की तैयारी है। और यूपी का बड़ा मसला है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है, वहाँ से सीटें चाहे 80 के आसपास निकल के आती हैं लोकसभा की, और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा विधानसभा पे चर्चाएं चल रही हैं। उस इलेक्शन में भी किसान किस प्रकार से उसको रोक पाएंगे सरकार को, या क्यों रोकना चाहते हैं? क्या हर चुनाव में किसी पार्टी विशेष से प्रेशर रहता है, पार्टी विशेष से फंडिंग होती है? क्या कारण है कि बीजेपी का ही विरोध होता है और हर स्तर पर होता है? देखिए, 3 काले कानून आपको पता है लेके कौन आया? बीजेपी लेके आई। जो सत्ता में होगा विरोध तो उन्हीं का होगा। अगर वो 3 काले कानून वापस ले लें, किसान अपने घर में वापस चले जाएंगे। हमने क्या यूपी में इनका विरोध करने जाना है, क्या न कितने और जाना है? नहीं तो भाई जो टिकैत साहब की एक वीडियो वायरल हुई आपने देखी भी है। हाँ, ऐसी वाली। हाँ देखो भाई, बंगाल में इनको एक दवाई दी है, वहाँ ट्रायल था उसका। अब 5 राज्यों में जो चुनाव है वहाँ उस दवाई के पूरे डोज दिए जाएंगे। बिल्कुल किसान संगठन पूरी ताकत झोंकेंगे और हम भी अपने युवा साथियों को साथ में लेके टीम बना के पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी सारी टीम बना के यूपी के और पंजाब के हर जगह हम घूमेंगे और बिल्कुल बीजेपी की बायकॉट करेंगे। अगर जो बीजेपी का और आएगा, कोई भी हराता हो, हमें पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं, कोई भी हराता होगा, जो बीजेपी का हराओ उसको वोटिंग करो। और किसान की यही मांग है कि इसको हराओ। अजीत जी, आपने एक बड़ी बात कही है कि एक डोज जो आपने बंगाल में दी है, लेकिन बंगाल इलेक्शन के बाद जब जीत जाती है वहाँ पे बात करूँ मैं, वहाँ मुख्यमंत्री बन जाती हैं ममता बनर्जी, उसके बाद आफ्टर एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मौजूद मुख्य तौर पर रहते हैं राकेश टिकैत। उसके बाद कई चर्चाएं निकल के आई हैं कि आपस में साठगांठ चल रही हैं। हो सकता है वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हों या फिर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हों, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन आम किसान जो बैठा है वो कहीं इस राजनीति के चक्कर में घिर ना जाए। हर जगह किसी का विरोध करना है, केस बन रहे हैं, आम किसान पर बन रहे हैं। मैंने गुरनाम चढ़ूनी से बात की तो उन्होंने भी कहा था कि हम हर किसी को नहीं संभाल सकते, केस तो होंगे और भुगतने भी पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी को संयुक्त मोर्चा नहीं संभाल सकता। आपको अगर आना है तो अपने स्तर पर आइए और अपनी आहुतियाँ देनी पड़ेंगी यहाँ पर। दूसरी तरफ बात करें कि जिस प्रकार से पीछे जाट आंदोलन हरियाणा में हुआ था, तब भी यूपी के कुछ नेताओं का नाम आया था बड़ा। दलजीत सिसाई आज बड़ी सज़ा भुगत रहे हैं। उनकी पत्नी से भी मैंने बात की, खुद उनसे बात की तो मैंने पूछा कि क्या ऐसा डर नहीं लगता कि इस आंदोलन में भी कहीं ना कहीं कोई नेता आपके साथ धोखा कर दे, कोई ना कोई नेता आपके साथ द्वेष या फिर आपका फ़ायदा उठा ले? तो डर नहीं लगता क्या कहीं वो ऊपर में साठगांठ कर ले और आम किसान, भोला भाला किसान मारा जाए? तो इस प्रकार के जो चर्चाएँ चल रही, इस पर क्या करें? देखिए, जो पहले आंदोलन था, जो दलजीत भाई साहब जिसमें अंदर गए हैं, लंबी सज़ा भुगत रहे हैं, वो एक जाति विशेष का था। और आज जो ये किसान आंदोलन है, ये सर्व जातीय हर धर्म का है। आप इसमें अच्छी तरह देख भी रहे हो, हर धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो पूरा संयुक्त मोर्चा, अगर कहीं भी किसी भी किसान पे कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पूरा संयुक्त मोर्चा उस पर तुरंत संज्ञान लेता है और तुरंत वहाँ संयुक्त मोर्चा के बंदे पहुँचते हैं और हर तरह के आश्वासन के दौरा। और रही बात कि कोई एक इसमें फ़ायदा उठा जाए, कोई ऐसी बात नहीं। अगर कोई इस तरह की घटना कोई भी करता है तो 2-4 नेता पहले भी बाहर चले गए हैं, जो 26 जनवरी के बाद में। तो इस तरह का कोई करेगा तो अपने
आने वाले जीवन में आने वाली पीढ़ी के लिए खड्डा खोदने का काम करेगा। किसान आंदोलन ना तो उससे कमज़ोर होगा, ना किसी और से, ना कोई इसमें राजनीतिक फ़ायदा कोई उठा सकता। सब किसान के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको पता चल चुका है और इस तरह की कोई बात आगे नहीं होगी। पूरे का पूरा संयुक्त मोर्चा एक है। और रही बात मुकदमों की, मुकदमे से ना हम पहले डरे ना अब डरे हैं। हम तो वो खून है जो आज़ादी के समय भी हमारे 7 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके थे, उसमें कोई मेडल नहीं मिल रहे थे, फिर भी क्रांति के लिए उग्र रहते थे और जो गोरे अंग्रेज थे उनको भगाने का काम कराया। तो आज तो ये अपने ही देश के हैं, ये तो एक वोट की चोट से ही मरने वाले हैं। कोई गोली नहीं मारनी, कोई हथियार नहीं उठाना, बिल्कुल शांति प्रिय बैठ के गांधी जी के को हम अपना आदर्श भी मानते हैं, उसके आधार पर चल के जिसने पूरे देश को एक भावना से जोड़ा है, एक इतनी बड़ी क्रांति करी, असहयोग आंदोलन जैसे। तो इसमें हम यूपी के जो चुनाव होंगे इनको बिल्कुल मात देने का काम करेंगे और किसान आंदोलन में यही एक चोट इनको। जी, कृषि मंत्री ने कुछ दिन पहले ही दोबारा से बात करने के लिए अपनी तरफ से आमंत्रण दिया है, कहेंगे हम। उसके बाद फिर से किसी किसान सदस्य की बात करेंगे। संयुक्त मोर्चा के जितने भी 40 सदस्य हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं निकल के आई है सामने कि कब मीटिंग होगी, कब फैसला लिया जाएगा। क्या लग रहा है वो भी राजनीति का शिकार बन चुके हैं, राजनीति करना चाहते हैं, भोले भाले किसानों पर के कंधों पर बंदूक रख के चला रहे हैं, या इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या मानते हैं? देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से जब लास्ट मीटिंग जो हुई थी 22 जनवरी को हुई थी, वो केवल 10 मिनट की मीटिंग थी। 10 मिनट में उन्होंने यही कहा, भाई बोलो, जो पहले उससे पहले की जो मीटिंग थी उसमें हुआ था कि भाई आज ये फैसला मानने के लिए तैयार हो। जो असली मुद्दे थे उन पर तो बात ही नहीं करी उन्होंने। तो उनमें कई किसान, हमारे जो संयुक्त मोर्चा के सदस्य थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि आप पूरे के पूरे इसको रद्द करो। रद्द करने से उनने मना कर दिया। तो हमारे किसान नेताओं ने ये बोला था कि 26 जनवरी की हम तैयारी कर रहे हैं तिरंगा यात्रा निकालने की। तो उस समय नरेंद्र तोमर ने कहा था कि आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं। तो उन्होंने आंदोलन तोड़ने की तैयारी करी। उन्होंने एक साजिश रची जिसमें हमारे कुछ युवा शिकार हुए, उनके कुछ जो बीजेपी से मिले हुए थे, जो दीप सिद्धू, उनके फ़ोटो वायरल हुए हैं प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ, जो सनी देओल का भी कुछ रिश्तेदारी में पड़ा है। तो उसको उसके हमारे किसानों के अंदर, युवाओं के अंदर बीच में धकेला। उसने फिर इस तरह की घटना करी, जो निशान साहिब का झंडा फहरा। तो ये तैयारी, इसको छोड़ के पहले तो कृषि मंत्री तोमर इस पे माफ़ी मांगे आके, और फिर हमारे किसान नेताओं से साफ साफ ये बात करें, कंडीशनल बात नहीं चलेगी। जो हमारे राकेश टिकैत ने साफ साफ बोला था, कंडीशन पे जो के आधार पर बात करोगे तो हम नहीं करांगे। साफ आत्मा से आओ, हम तैयार हैं। साफ आत्मा मतलब कि मान रद्द करने का? हाँ, रद्द करने का साफ आत्मा। लेकिन सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि संशोधन भी तो बड़ी बात है, गलत जो है वो हो सकता है, लेकिन फिर वापस करवाने के पीछे ही क्यों अड़े? देखो, एक बात आप साफ मान लो, कृषि मंत्री प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इन कानूनों से किसानों का फ़ायदा है। किसान, पूरे देश का किसान समाज इसके पीछे उठ रहा है। विदेशों से किसान इसकी मदद के लिए आए हुए हैं, उनने मदद करी है, अपने अपने देशों में यात्रा निकाली है कि भाई ये अगर किसान के हक में नहीं है वापस ले लो, छोटी ही बात है। अगर वो वापस नहीं ले रहे तो कुछ न कुछ दाल में काला है। जी, अब मैं लास्ट सवाल सुंदर पहलवान से कर लेता हूँ। बड़ी बात आती है, क्या बीजेपी को वोट दिया था इन्होंने या कांग्रेस को दिया था? और दिया था तो बीजेपी को, तो अब फिर बीजेपी छोड़ी क्यों? और नहीं दिया था तो क्या वजह रही? तब पहले से ही पता था कि बीजेपी आने वाले वक्त में झोल कर सकती है। देखो भाई, बीजेपी का वोट दिया था मैंने। अच्छा, वोट तो इन भैया ने दे रखे हैं। फिर और जब उस टाइम पर ऐसा काम हो रहा था, बीजेपी हो रही थी, नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम भी करा था एक दो, जिस तरह भाई वो फौजियाँ खातर करा था। हमने भी हाँ सोचा भाई अच्छे है, बल्कि उस टाइम पर इतना जुनून था भाई। मेरी खुद की वाइफ भी वोट गिरने तर रहेगी तो उसको धोखा बहुत आया था, मोदी का वोट क्यों नहीं गिरा। आज वो भी खुश हो जाए, हमने कहा जब वह खुद ने सोचा देख मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैंने मोदी का वोट नहीं गिरा। अपना आपने खुशकिस्मत समझा हुआ। और हमारे वर्ग के भाई के कमा इसका वोट भी गिरा। घनश्याम सर्राफ है, पूछ के देख लिए भाई, अपना विधायक गढ़ते हैं,
इसका वोट भी गिरा, इसका सपोर्ट भी करा। रातों रात इनका रैलियाँ में गए, यहाँ धर्मवीर के सांसद है जो अपने तड़ते हैं, उनका भी प्रोग्राम कराया। इनके एजेंट भी बल्कि न गाँव में तो तू में भी हो जा रहा है भाई बूथा भाई। इनका रोड़े दंगे भी करे हैं, तू में भी हुई गाँव में। फिर नू बेरा था कि इस तरह हो जाए। हमने बीजेपी पार्टी ने अच्छी समझ के वोट गिरा था भाई। आड़ के जो अपने पार्षद हैं अरसदीप पूछ के देख लियो भाई, इनके साथ हम सारे हमारी फ़ोटो भी बड़ी पा जाएंगी। फिर हमने अच्छा समझ के वोट दिया था। फिर इन यो काम करे जो किसानों के साथ, इस बात तो हम बिल्कुल खपा हाँ भाई। हम किसान के बेटे हाँ, जब इन खातर वोट गे इन खातर हम इन गाँव तू मम्मा करी, घर परिवार में तू मम्मा हुई हैं, तो इनने भी देख लेना चाहिए यार। वह बंदे भी तार टूटने लाग रहे हैं बीजेपी के, जो तार खातर आधी रात ने तन मन धन तारी मदद करी थी, वह टूटने लाग रहे हैं। तो उनका कम से कम उनका तो ख्याल करना चाहिए यार। जो तारे खातर कर रहे हैं उनके बारे में तो सोच लो कुछ। हम किसान के बेटे हैं, हमारी एक सुनवाई करनी चाहिए सरकार ने यार, कि हम कि विदेश आ रहे हैं। और हमारी अपील है एक सरकार से, हमारी बात मानी जा। किसान के बेटे हैं, किसाना की बात मानी जा। हमारे 550 आदमी शहीद हो रही है, छोटी बात को नहीं है। किसान बनने लग रहा है, बड़े दुख की बात है अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए भाई, किसान समाज के लिए। और मत यह बात कहूँ भाई, सरकार तो आग्रह है हमारा, किसानों की बात मानी जाए। इसमें देश का भी भला है और अपना सबका भला है। तो आज जो परिचर्चा इनके साथ हमारी रही, उसमें आपको पता है कि आने वाले वक्त में किसान आंदोलन पर जो इनका मानना है और सरकार क्या चाहती है वो भी आप देख रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से आगे बातें निकल कर आ रही हैं, रोज़ाना धरने पर भीड़ बढ़ाने की बात करें, चाहे दिल्ली में भीड़ बढ़ाने की बात करें, हर जगह किसान आप दोबारा से जोश के साथ नजर आने लगे हैं। क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन हटना स्टार्ट हो चुका है धीमी गति से, अब कोरोना भी वापस जाना स्टार्ट हो चुका है, तो फिर से भीड़ बढ़ेगी। और आने वाले वक्त में सरकार क्या फ़ैसला लेती है किसानों का, चाहे हठधर्मिता की बात करें या सरकार के हठधर्मिता की बात करें, दोनों हट पर अड़े हैं। एक वापस करवाना चाहता है कानून, तो दूसरा वापस नहीं लेना चाहता है। दोनों कह रहे हैं कि हम भला चाहते हैं किसानों का, लेकिन आखिर में ये भला रोक कौन रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये बातचीत जो चल रही है लगातार, जो धरने बढ़ रहे हैं, इनके बारे में भी, और सरकार जो अपनी मंशा पर लगातार टिकी हुई है, फैसले को वापस नहीं ले रही या फिर बातचीत के लिए आगे नहीं निकल के आ रही है, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। ये वीडियो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों तक, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। और वीडियो में क्या गलत रहा, क्या इनकी बातचीत सही थी, उस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।